हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह गोदिया मेरे यूट्यूब चैनल विजय सिंह गोदिया पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस पार्ट 2 और इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में जानेंगे और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। ओके, आज के लेसन में हम टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में जानेंगे और इसमें रिलेशंस के अलग अलग टाइप्स के बारे में वन बाय वन हम जानेंगे। तो इनमें सबसे पहला टाइप हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप यूं समझ सकते हो, आर कोई रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स ए, या इसी बात को आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी कह सकते हो कि ए कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर आर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स कैपिटल ए। तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों, आप ये बात ध्यान रखो कि अभी तक हमने जो रिलेशन पढ़े थे उनमें ए टू बी रिलेशन पढ़ा, यानी कि किसी सेट ए से बी में डिफाइन रिलेशन को पढ़ा था। और अब हम जो रिलेशन पढ़ेंगे उनमें ए टू ए यानी कि किसी सेट से उसी सेट में रिलेशन के बारे में जानेंगे। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप एक डायग्राम से यूं समझो, यहां मैंने सेट ए के डायग्राम को 2 बार बनाया है और ए से ए में रिलेशन को कैपिटल आर से डिनोट किया है। अब पहला जो सेट है कैपिटल ए, इसका जो एलिमेंट है स्मॉल ए, ये कैपिटल ए के जितने भी एलिमेंट हैं उन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर भी ये ए होगा और इसके बाद में ए का रिलेशन ए से दिखाया है, यानी कि ए रिलेट करेगा ए को। तो अगर किसी सेट ए से उसी सेट ए में कोई भी एलिमेंट ए रिलेटेड है ए से और यहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स कैपिटल ए के लिए, तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और इसी बात को आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यूं भी कह सकते हो कि ए कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा कैपिटल आर को फॉर ऑल ए बिलोंग्स कैपिटल ए के लिए। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कंडीशन आ गई, यानी कि इसी बात को मैं दोबारा से रिपीट करवाता हूं। अगर किसी सेट ए में कोई एलिमेंट वापस उसी एलिमेंट से रिलेट करता हो तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, अब आप समझो कि सामान्यतः कौन कौन से रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो इसके लिए मैं पहले लिखता हूं इक्वल इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे आप यूं समझो, अगर स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए को, यानी स्मॉल ए कैपिटल ए का कोई एलिमेंट है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल ए ये स्मॉल ए के इक्वल होगा। आप इसको यूं समझो कि अगर मैं ए को यहां पर राम ले लूं, यानी कि राम नाम का कोई लड़का है, तो वो अपने आप के इक्वल है, यानी कि अपनी लंबाई के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए। और अब आप इसको यूं लिखो, यहां पर इक्वल को हमने रिलेशन का नाम दिया है, तो यहां पर मैं इक्वल की जगह रिलेशन कैपिटल आर लिख देता हूं। तो ए इज रिलेटेड टू ए, यानी आर का मतलब यहां पे हो गया इक्वल। ओके, तो जहां ये कंडीशन आएगी, अगर कोई एलिमेंट अपने आप से रिलेट होगा तो ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो इसको हम कह सकते हैं आर इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यहां पर आर हमने इक्वल को माना है, तो इसका मतलब यहां पर इक्वल इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि इक्वल रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और इसी टाइप से एक दूसरा एग्जांपल हम लेंगे, हम पैरेलल को भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन कह सकते हैं, यानी कि पैरेलल इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
तो इसको आप यूं समझो, पैरेलल हमेशा लाइन के लिए काम में लेते हैं। तो हमने माना कि कोई लाइन L है और ये बिलोंग करती है कैपिटल L को। कैपिटल L का मतलब यहाँ पर लाइंस का सेट है। तो अगर कोई लाइन लाइंस के सेट में से हम लें तो वो लाइन अपने आप के पैरेलल होगी। तो इसको हम कहेंगे L इज पैरेलल L के, और यहाँ पैरेलल की जगह हम R ले लेंगे, यानी कि रिलेशन लेंगे, क्योंकि पैरेलल को ही तो यहाँ पे रिलेशन माना है। तो L इज रिलेटेड टू L के, और जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसका मतलब यहाँ पर R रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और R की वैल्यू वापस से यहाँ पे पुट करेंगे। R का मतलब पैरेलल, तो पैरेलल इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहाँ बच्चों आप ये समझो, इतनी थ्योरी मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। अब हम डायरेक्ट ही बिना थ्योरी के चलेंगे और हम केवल समझते हुए ये बताएंगे कि कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा नहीं है। अब हम परपेंडिकुलर के बारे में जानते हैं कि परपेंडिकुलर रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो पहले आप इसको समझो, अगर हम कोई लाइन लें और ये लाइन कैपिटल L में से हमने ली है, यानी कि लाइंस के सेट में से ली है, तो कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होगी क्या? नहीं होगी। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। ओके, तो इसको हम लिखेंगे परपेंडिकुलर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब आप देखो, ग्रेटर देन, लेस देन, ये दोनों नॉट रिफ्लेक्सिव होंगे। इसी टाइप से इज ए फैक्टर, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और इसको हम यूं डिनोट करते हैं जैसे 2, ये नेचुरल नंबर का कोई एलिमेंट है, तो 2 खुद का फैक्टर है, तो इसका मतलब यहां पर फैक्टर रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। हमें कैपिटल A की जो वैल्यू है, यानी कि ये सेट दिया हुआ है A, B, C, तो इस सेट में 3 एलिमेंट हैं। तो अपने को यहाँ पर ये बताना है कि R1, R2, R3, R4 इनमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज मैं लिख देता हूँ। यहाँ सेट A से बनने वाले अलग अलग 4 रिलेशंस को मैंने लिखा है, और अब इनके जवाब हम देंगे। तो उससे पहले यहाँ पर मैं A क्रॉस B की वैल्यू का एक मैट्रिक्स डायग्राम बना देता हूँ। यहाँ मैंने A क्रॉस A का मैट्रिक्स डायग्राम बना दिया है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि इन रिलेशंस में कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन में आपने पढ़ा कि A में जो एलिमेंट होंगे वो वापस अपने आप से रिलेट होंगे, यानी कि अगर A एलिमेंट है ये वापस A से रिलेट है तो वहां पर रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। और एक बात आप ये भी जान लो कि यहाँ पर A में 3 एलिमेंट हैं, A, B, C, तो A का रिलेशन A के साथ होगा, B का B के साथ होगा, C का C के साथ होगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे के सारे अपने आप से रिलेट होने चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, तो यहाँ A क्रॉस A के मैट्रिक्स डायग्राम में आप देखो कि इसका जो डायगोनल है, इसके डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो A, A का ऑर्डर्ड पेयर, B, B का ऑर्डर्ड पेयर, C, C का ऑर्डर्ड पेयर है, यानी कि इसके डायगोनल में जो एलिमेंट हैं वो पूरे के पूरे एलिमेंट R में होंगे, तभी R रिफ्लेक्सिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो इसमें R1 के लिए आप देखो A, A, यानी कि A से रिलेट है, B, B और A, B, यानी कि यहाँ पर A, A भी है, B, B भी है, लेकिन C, C नहीं है। तो इसका मतलब
R1 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब R2 के लिए देखते हैं A, B, B, C, तो अपने को डायगोनल के सारे एलिमेंट R में चाहिए और इनके अलावा और एलिमेंट हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट तो ये है कि डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर R में होंगे तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। तो यहाँ पर ये तीनों एलिमेंट A, B, C, इनसे A, B, C बन गए, तो यहाँ R2 भी रिफ्लेक्सिव होगा। और इसके बाद में R3 के लिए देखो A है, B है, C है। अब इन तीनों के अलावा बाकी चाहे कितने भी एलिमेंट हों, अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को तो केवल ये देखना है कि ये तीनों एलिमेंट हैं क्या, तो R3 यहाँ पर रिफ्लेक्सिव होगा। उसके बाद में R4 के लिए देखो AB, CA, AC, यानी कि अपने को जो एलिमेंट चाहिए वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर R4 रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ओके, अब यहाँ पर हम दो रिलेशंस पर और चर्चा करेंगे। एक रिलेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ R5 और R5 ये फाई है, और इसके बाद में एक रिलेशन R6 और इसको मैंने ले लिया एक रो से। तो सबसे पहले तो अपने को ये बताना है कि R5 रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जो डायगोनल एलिमेंट हैं ये पूरे के पूरे उस सेट में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो फाई के पास तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पर R5 ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, यानी कि फाई कभी भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। और इसी के साथ एक रो से में ये सारे के सारे 9 एलिमेंट होंगे, तो इसका मतलब इनमें ये तीनों डायगोनल वाले तो आ ही जाएंगे, तो इसका मतलब R6 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ओके, अब इन 6 रिलेशंस में हम ये देखते हैं कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा। तो सबसे छोटा तो वो होगा जिसमें ये तीनों के तीनों एलिमेंट आते हों, यानी कि डायगोनल के जो जितने भी पेयर हैं वो आते हों। तो यहाँ पर आप देखो R2 में डायगोनल के सारे पेयर हैं, तो ये सबसे छोटे से छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और इसके बाद में R6 को आप देखो, R6 में एक रो A, यानी कि ये 9 के 9 सारे एलिमेंट आते हैं, यानी यहाँ पर R6 ये सबसे बड़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब हम यहाँ पे दो इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखते हैं। तो इनमें पहला आप देखो, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन A इज नॉट नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन A। और सेकंड है, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन वॉइड सेट A इज रिफ्लेक्सिव। तो इनको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर हम A सेट लेते हैं 1, 2, 3 और इसके बाद में मैं यहाँ पर इसके कुछ रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखता हूँ। जैसे R1 को मैंने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3 और R2 को मैंने लिखा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 3। तो ये दोनों के दोनों रिलेशन रिफ्लेक्सिव हैं, क्योंकि इन दोनों में 1, 1, 2, 2, 3, 3 है। इसके बाद में आप आगे पढ़ेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। तो यहाँ पर मैं एक आइडेंटिटी रिलेशन IA लिखता हूँ, और IA में एलिमेंट 1, 1, 2, 2, 3, 3। तो इसमें आप देखो, आइडेंटिटी रिलेशन में 1, 1, 2, 2, 3, 3 होंगे, यानी कि A में जो एलिमेंट हैं वो खुद से रिलेट होंगे, लेकिन उनकी संख्या के बराबर ही IA में एलिमेंट होंगे, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 के अलावा और कोई ऑर्डर्ड पेयर इसमें नहीं होगा। जबकि आप R1 और R2 को देखो,
कि ये दोनों रिफ्लेक्सिव हैं और इनमें 1 1 2 2 3 3 के अलावा और भी एलिमेंट पॉसिबल है। तो इसका मतलब कि कोई भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन आई ए यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन के इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा भी इसमें एलिमेंट हो सकते हैं। तो इसमें जो पहला रिजल्ट है वो यही है, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए इज नॉट नेसेसरली द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए, यानी कि आवश्यक नहीं है कि ये आइडेंटिटी रिलेशन के इक्वल हो। इसके बाद में सेकंड आप देखो, द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन वॉइड सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। यहाँ पर जो यूनिवर्सल रिलेशन होगा वो होगा ए क्रॉस ए, यानी कि ए क्रॉस ए हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। यह आप पहले भी पढ़ चुके हो। ओके, अब बच्चों हम सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब है जैसा रिलेशन ए का बी के साथ है ठीक वैसा ही रिलेशन बी का ए के साथ हो। और यहाँ पर ए और बी दोनों कैपिटल ए के एलिमेंट हैं और इसी को आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में यूं भी लिख सकते हो, ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करता है आर को, तो बी कोमा ए भी बिलोंग करेगा आर को। यानी कि अगर किसी सेट आर में ए कोमा बी उपस्थित है तो उसके साथ में बी कोमा ए भी होगा। यानी कि ये रिक्वायर्ड है, अगर अपने को ए कोमा बी दिया हुआ है तो उसके साथ में बी कोमा ए भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। और इसको आप यूं समझो, यहाँ पर ये सेट ए से सेट ए में रिलेशन आर है और यहाँ ए का रिलेशन बी के साथ में है और बी का रिलेशन ए के साथ में है। यानी जैसा रिलेशन ए का बी से है वैसा ही रिलेशन बी का ए से है। इसके लिए आप रिलेशन आर का सेट लिखोगे तो ये आएगा ए कोमा बी का ऑर्डर्ड पेयर और बी कोमा ए का ऑर्डर्ड पेयर, यानी ए बी के साथ में बी ए भी होना आवश्यक है। और इसको आप एक एग्जांपल से यूं समझो, यदि स्मॉल ए और स्मॉल बी ये दोनों एलिमेंट कैपिटल ए में उपस्थित हैं और यहाँ पर ए की वैल्यू अगर बी के इक्वल है तो आप यूं कह सकते हो बी इक्वल होगा ए के। यानी जब ए बी के इक्वल है तो इसका मतलब बी भी ए के इक्वल होगा। और इसी बात को आप रिलेशन के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, क्योंकि इक्वल यहाँ पे हमने रिलेशन को लिया हुआ है। तो ए इज रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज बी इज रिलेटेड टू ए। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन में होता है। इसका मतलब यहाँ पर आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। इसका मतलब हुआ इक्वल इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। यहां मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, पैरेलल इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो पैरेलल सिमेट्रिक कैसे होगा। अगर हम कोई दो लाइन लें, यानी कि एक लाइन तो L1 है एक L2 है और ये दोनों की दोनों लाइन का जो सेट है उसमें से हमने ली, यानी कि L1, L2 बिलोंग करती हैं कैपिटल L को। और इसमें देखिए अगर L1 पैरेलल है L2 के तो इससे ये कंक्लूजन निकलेगा कि L2 भी L1 के पैरेलल होगी। और इससे हम ये भी लिख सकते हैं कि L1 रिलेट L2 और इससे ये भी आता है कि L2 रिलेट टू L1, यानी L1 का रिलेशन होगा L2 से और L2 का रिलेशन होगा L1 से। तो इसका मतलब ऐसी कंडीशन आना तो सिमेट्रिक रिलेशन में ही पॉसिबल है। तो यहाँ पर R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन और R हमने माना है पैरेलल को, तो पैरेलल इज ए सिमेट्रिक रिलेशन। ओके, अब बच्चों हम परपेंडिकुलर के लिए देखेंगे कि परपेंडिकुलर सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं है।
तो इसको आप यूं समझो, L1 और L2 कोई दो लाइन है जिनको हमने कैपिटल L से लिया है और L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इससे ये कंक्लूजन भी तो निकलेगा कि L2 परपेंडिकुलर है L1 के। तो यहां पर परपेंडिकुलर सिमेट्रिक रिलेशन हुआ। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यदि अपने को कोई सेट A दिया हुआ है और A में एलिमेंट हैं A, B, C और अपने को बताना है कि R1, R2, R3, R4 इनमें से कौन सा रिलेशन सिमेट्रिक होगा और कौन सा नहीं होगा, तो इनकी जो वैल्यूज हैं वो मैं लिख देता हूं। यहाँ मैंने अलग अलग टाइप के 4 रिलेशन लिख दिए और इसी के साथ ही A क्रॉस A की वैल्यू भी मैंने लिखी। तो ये इसका मैट्रिक्स फॉर्म है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए जानते हैं कि अगर R में A, B का ऑर्डर्ड पेयर है तो उसके साथ में B, A भी होना रिक्वायर्ड है। अगर A B के साथ में B A नहीं है तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, तो यही कंसेप्ट अपने को यहाँ पे लेके चलना है। अब आप देखो R1 में A, B है तो इसके साथ में B, A भी होना चाहिए, तो B, A इसमें है, तो इसका मतलब यहाँ पे R1 सिमेट्रिक रिलेशन है। और इसके बाद में R2 देखो A, B, इसके साथ में B, A भी है, लेकिन इसके साथ A, C है तो C, A भी होना चाहिए, वो इसमें नहीं है, इसका मतलब R2 सिमेट्रिक नहीं है। इसके बाद R3 को देखो A, B और इसके साथ B, A होना चाहिए, A, C के साथ C, A होना चाहिए, तो ये दोनों ही नहीं है, तो इसका मतलब R3 भी यहाँ पर सिमेट्रिक नहीं है। और इसके बाद R4 A, A, B, C, C, तो यहाँ पर A क्रॉस A में जो डायगोनल बना हुआ है इसके जो एलिमेंट हैं ये A, A, B, B, C, C, तो इनको अपने को देखने की जरूरत ही नहीं है, ये सिमेट्रिक होते हैं, यानी कि A, A का सिमेट्रिक ये खुद ही है। तो यहाँ पर A, A, B, B, C, C तीनों सिमेट्रिक है, तो यहाँ R4 ये सिमेट्रिक होगा। अब मैं यहाँ दो रिलेशन, एक तो R5 इक्वल टू 5 और एक R6 इक्वल टू A क्रॉस A ये लिखता हूँ। तो इनमें हम देखेंगे, पहले 5 के बारे में विचार करते हैं। तो आप ये पढ़ चुके हो कि सिमेट्रिक तभी होगा जब AB के साथ में BA भी हो, तो 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, इसका मतलब कोई नहीं के साथ कोई नहीं हो गया। तो यहाँ R5 यानी कि 5 को सिमेट्रिक माना जाता है। और इसके बाद में R6 A क्रॉस A, तो R6 में ये पूरे के पूरे एलिमेंट हैं, यानी कि अगर B A है तो उसके साथ में AB भी होगा, अगर C है तो ये तो सिमेट्रिक वैसे ही है क्योंकि ये डायगोनल में है, और AA ये भी सिमेट्रिक है, BB भी सिमेट्रिक है, और अगर AB तो इसके साथ में BA ये होगा, तो इसका मतलब है A क्रॉस A में ये भी सिमेट्रिक होगा। ओके, अब हम कुछ रिजल्ट्स देखते हैं। तो इनमें पहला रिजल्ट है R इज सिमेट्रिक इफ R इनवर्स इक्वल टू R। तो इन तीनों को हम अलग अलग लेके प्रूव करेंगे और एग्जाम्पल से इनको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ फर्स्ट, इसके लिए आप देखो कि अगर R कोई सिमेट्रिक सेट है यानी कि सिमेट्रिक रिलेशन है, तो यहाँ पर मैं R को लेता हूँ A, B, B, A, C, B, B, C। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है क्योंकि A B के साथ में B A है, C B के साथ B C है। और अब अपने को R इनवर्स लिखना है, तो R इनवर्स जब यहाँ पे लिखेंगे तो A B ये बनेगा B A, और B A ये बनेगा A B, और ये बनेगा B C, ये बनेगा C B। तो आप देखो A B इन दोनों में है,
बी ए ये भी है, और सी बी ये भी है, बी सी ये भी है, यानी कि ये वापस वही आर बन गया। तो यहाँ पर आर इनवर्स की वैल्यू इक्वल आएगी आर के। अब सेकंड रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम देखेंगे, इसमें आप देखो अगर कोई आइडेंटिटी रिलेशन है और यूनिवर्सल रिलेशन है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन होंगे। अब मैं यहाँ पर कोई सेट लिखता हूँ, जैसे ए इक्वल टू है 1, 2, 3 और इसका आइडेंटिटी रिलेशन लिखता हूँ तो आई ए इक्वल होगा 1, 1 का ऑर्डर्ड पेयर, 2, 2 का ऑर्डर्ड पेयर, 3, 3 का ऑर्डर्ड पेयर। अब आई ए के सेट में हम देख सकते हैं कि 1, 1 ये सिमेट्रिक होगा, 2, 2 ये भी सिमेट्रिक है, 3, 3 ये भी सिमेट्रिक है। तो यहाँ आई ए एक सिमेट्रिक रिलेशन होगा। और इसी टाइप से यूनिवर्सल रिलेशन के लिए भी आप आसानी से प्रूव कर सकते हो। यानी अगर कोई रिलेशन है R इक्वल टू A क्रॉस A तो ये यूनिवर्सल रिलेशन है। और जब आप R की वैल्यू लिखोगे तो इससे पाओगे कि ये सिमेट्रिक है, और ये हम पहले देख भी चुके हैं कि A क्रॉस A हमेशा सिमेट्रिक होता है। और इसके बाद में तीसरे रिजल्ट का प्रूफ हम देखते हैं। इसे प्रूव करने के लिए मैं दो रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखता हूं। अगर A की वैल्यू है 1, 2, 3 तो R1 इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3 एक सेट तो ये बनेगा। और इसके साथ ही R2 ये होगा 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 3। इन दोनों में आप देखो यहाँ पर R1 सिमेट्रिक है लेकिन R2 सिमेट्रिक नहीं है, जबकि दोनों के दोनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ओके, अब हम तीसरा रिलेशन देखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसको एक डायग्राम से समझेंगे। यहां देखिए हमने सेट ए से सेट ए में कोई रिलेशन कैपिटल आर लिया और सेट ए में 3 एलिमेंट हैं ए बी सी। तो ए का रिलेशन बी के साथ, बी का रिलेशन सी के साथ, तो ए का रिलेशन सी से होगा। तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। यानी आप इसको यूं कह सकते हो, अगर आर के सेट में यानी कि रिलेशन के सेट में ए बी है और बी सी है तो इन दोनों के साथ में ए सी भी होना चाहिए। अगर ए सी नहीं है तब तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, और यदि इन दोनों के साथ ए सी है तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। यानी कि इस बात को आप फिर से रिमाइंड करो, अगर अपने पास में ए बी है, बी सी है तो इसके साथ ए सी भी होना चाहिए। अगर ए सी होगा तभी ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इक्वल का साइन ये ट्रांजिटिव होगा, यानी इक्वल ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इसको हम यूं शो करेंगे, अगर ए कोमा बी कोमा सी ये तीनों के तीनों कैपिटल ए के एलिमेंट्स हैं और ए की वैल्यू बी के इक्वल है एंड बी की वैल्यू सी के इक्वल है, तो इन दोनों से ये कंक्लूजन निकल के सामने आएगा कि ए की वैल्यू सी के इक्वल होगी। तो इससे हम लिखेंगे ए इक्वल टू सी होगा। यानी जब ए और बी ये दोनों इक्वल हैं, बी और सी ये दोनों इक्वल हैं, तो ए और सी ये भी इक्वल होंगे। ऐसा रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो यहाँ पर इक्वल ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल और देखते हैं पैरेलल का। तो यहाँ पे हमें बताना है कि पैरेलल ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो आप ये बता सकते हो कि पैरेलल ये भी ट्रांजिटिव रिलेशन है। और इसको यूं प्रूव करो, अगर अपने पास में कोई 3 लाइन है L1,
L2 L3 और ये तीनों लाइन जो लाइंस का सेट है उससे हमने ली है। तो L1 अगर पैरेलल है L2 के एंड L2 पैरेलल है L3 के, तो इनसे ये कंक्लूजन निकल के सामने आएगा कि L1 और L3 ये भी पैरेलल होंगी। तो इसका मतलब यहाँ पर पैरेलल एक ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। यदि a की वैल्यू a, b, c ये सेट है और यहाँ पर ये R1, R2, R3, R4, R5, R6 ये अलग अलग टाइप के अपने को रिलेशन दिए हुए हैं, तो अपने को बताना है कि कौन सा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने A क्रॉस A का मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया और ट्रांजिटिव की कंडीशंस एक बार दोबारा से रिमाइंड करो। अगर R के सेट में A, B और B, C है तो इन दोनों के साथ A, C भी होना चाहिए। अगर A, C होगा तब तो ये ट्रांजिटिव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो यहाँ R1 की वैल्यू आप देखो A, B, B, C, A, C। इसको यूं समझो A, B A से B की तरफ, बाद में B, C B से C की तरफ और इन दोनों के साथ में A, C होना चाहिए। तो A, C है, इसका मतलब R1 यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन है। R2 को देखो A, B, B, C यानी A से B की तरफ, B से C की तरफ, लेकिन इन दोनों के साथ AC नहीं है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। R3 को देखो A, B अब A से B की तरफ, लेकिन ये तो ट्रांजिटिव की कोई कंडीशन बना ही नहीं रहा है, यानी कि अगर A से B है तो B से कुछ और होगा, और अगर ये दो कंडीशन बनती है तब ही तीसरी कंडीशन बनेगी, लेकिन यहाँ पर तो कोई कंडीशन नहीं बनती है। तो इसका मतलब R3 यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी सेट में ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं बनती हो तो उसे हमेशा ट्रांजिटिव लेना है। अब इसके बाद R4 देखो A, B है, A, C है, यानी A से B की तरफ है और A से C की तरफ, तो यहाँ पर भी ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं बनती है। इसका मतलब R4 को भी ट्रांजिटिव लेना है। और R5 को देखो A, B, C, तो पहले तो A, ये तो डायगोनल का एलिमेंट है, यानी कि A, ये ट्रांजिटिव लेना है। B, C के साथ में C, A है, तो B से C की तरफ और C से A की तरफ, तो इन दोनों के साथ B, A आना था, लेकिन यहाँ पर B, A नहीं है, इसका मतलब R5 ट्रांजिटिव नहीं होगा। आप ये बात ध्यान रखो कि यहाँ जितने भी पेयर है उनमें सब के ट्रांजिटिव होना जरूरी है। अगर कोई एक भी छूट जाता है तो वो पूरा का पूरा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। R6 की वैल्यू आप देखो A, B, B, C, C, तो A, A इसमें ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं बनती है, ना ही B, B में बनेगी, ना ही C, C में बनेगी, लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। ओके, अब हम इस एग्जांपल में ट्रांजिटिव रिलेशन को कंसीडर करते हैं। A की वैल्यू 1, 2, 3 और यहाँ पर R1 की, R2 की, R3 की, R4 की वैल्यू दी है। तो आप देखो R1 इसमें 1, 2, 1, 3 यानी 1 से 2 और 1 से 3, तो ये तो ट्रांजिटिव की कोई भी कंडीशन नहीं बनाता है। इसका मतलब R1 को ट्रांजिटिव लेना है, तो R1 ट्रांजिटिव होगा। बाद में R2 देखो 1, 2 ये तो एक ही एलिमेंट है,
तो ये तो 1 से 2 यानी कि कोई भी ट्रांजिटिव की कंडीशन नहीं बनाता है, तो इसे भी अपने को ट्रांजिटिव लेना है। उसके बाद में R3 देखो 1,1, तो ये तो डायगोनल पेयर है, ये ट्रांजिटिव होगा। और इसके बाद में R4 1,2 यानी कि 1 से 2, 2 से वापस 1, तो इनके साथ में 1,1 होना चाहिए। 1,1 है, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत करो और आप इसको फिर से देखो। अगर मैं पहले 2,1 लूं तो 2 से 1, बाद में 1,2 यानी कि 1 से 2, तो इन दोनों के साथ में 2,2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो 2,2 है ही नहीं, यानी कि 2,2 का ऑर्डर्ड पेयर R4 को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ R4 ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। द आइडेंटिटी एंड द यूनिवर्सल रिलेशंस ऑन ए नॉन वॉइड सेट्स आर ट्रांजिटिव। तो यहाँ इन दोनों को प्रूव करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर A में एलिमेंट हैं A, B, C, तो I A इसका सेट होगा, यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन होगा A, A, B, B, C, C। तो इसको आप आसानी से देख सकते हो कि A, A ये ट्रांजिटिव होगा, B, B होगा, C, C होगा, तो यहाँ I A ट्रांजिटिव होगा। और इसके बाद में यूनिवर्सल रिलेशन, तो यहाँ पर यूनिवर्सल रिलेशन आएगा कैपिटल R इक्वल टू A क्रॉस A, और इसको आप आसानी से प्रूव कर सकते हो कि ये ट्रांजिटिव होगा। ओके, तो बच्चों आज हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में जाना, और नेक्स्ट लेसन में हम वापस से नए रिलेशंस के साथ मिलेंगे, यानी कि इसमें जो बाकी के बचे हुए रिलेशन हैं वो हम देखेंगे। ओके।